हम्म, 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 हम्म। हेलो जी। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। आप सब बहुत अच्छे होंगे ऐसी कामना करता हूं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अपने लक्ष्य के लिए आप जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। हम आपके लिए जो टॉपिक वाइज वीडियोस ला रहे हैं उसके क्रम में आज हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस को चुना है। आज आपका टॉपिक है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। बहुत शानदार टॉपिक है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज होता है इस सेगमेंट से। बहुत अच्छे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। बहुत साधारण, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत कम इफर्ट में आपको अगर नंबर कहीं से मिल सकता है तो ये एक सेगमेंट उसका हो सकता है। मगर ये हो कब पाएगा? जब आप इसकी नियति, नेचर और तरीकों को और प्रश्न पूछने का जो अप्रोच होता है उसे समझेंगे। यही कोशिश रहेगी हमारी। हम शुरू से चल रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी तक हर प्रश्न आपको कराकर, लेटेस्ट प्रश्न कराकर, टीसीएस पैटर्न पे प्रश्न कराकर हम आपको सारी चीज़ों से अवेयर कराएंगे। तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और फटाफट से हेडिंग लगा लें, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। आज का शानदार टॉपिक स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। चलिए धीरे धीरे हम एक एक करके इस पे आगे चलते हैं और आपसे हम बात भी करते रहेंगे। आपकी समझ और हमारी समझ, इनको मिलाते भी रहेंगे और देखते रहेंगे कि किस तरीके से हम अपनी अप्रोच सवाल पर अच्छी करते हैं। ठीक है, चलें, बिल्कुल तैयार हो गए आप कॉपी पेन लेकर? डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप एक क्लासरूम डिसिप्लिन में नहीं पढ़ने के आदी हैं, बहुत टाइम लग जाएगा आपको चीज़ों को जल्दी अप्रोच करने में। तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठें, जो आपको समझ में आए, जो चीज़ें आपको लगे कि नोट करना चाहिए उनको नोट करें। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, जैसे इस लेसन का नाम क्या है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। इसमें तीन चीज़ें हैं, एक स्पीड है, एक टाइम है और एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक एक चीज़ों को स्थिरता से समझते चलते हैं। सबसे पहले हम समझ लें डिस्टेंस को। अब शायद ही कोई बच्चा हो जिसको डिस्टेंस ना पता हो। दूरी। ठीक है, अब हमें यहां सीखने लायक क्या चीज है? हमें यहां सीखने लायक चीज है इनकी यूनिट। देखो, जब आप बोलते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके घर से आपके स्कूल की दूरी क्या है, तो आप बताते हो 5 किलोमीटर, या जितना भी किलोमीटर हो वो आप बताते हो। आप इस शब्द को देखो और समझो मेरे भाई। अगर आप केवल 5 बताते हो तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि कितना दूर है। केवल किलोमीटर बताते हो तब भी वो नहीं समझ पाएगा कि कितना दूर है। यानी हमें एक साथ क्या बोलना होता है, 5 किलोमीटर। इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है मेरे भाई कि कि ऐसी, ये मैं एक तरह की क्वांटिटी कहूंगा, ठीक है ना। ये जो क्वांटिटी है, ये जो राशि है, ये इसका क्वांटिटिव वैल्यू है और यह इसका यूनिट है। यानी ऐसी राशियों को बिना यूनिट के नहीं लिखा जा सकता। और यूनिट कितने होते हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, बस यही चीज हमें यहां पर अभी सीखनी है। ठीक है, चलो आ जाते हैं, इस चीज पर आ जाते हैं हम फटाफट से। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं और जितने यूनिट की जरूरत है वो क्या है, यहां चेक कर लो। हमारे पास दूरी की कुछ यूनिट की हमें जानकारी होनी चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, टेकामीटर, हेक्टोमीटर और
किलोमीटर। आपको पता है, सुन लो, जान लो, ये राशियां जो आपके सामने लिखी हैं ये यूनिट है। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। जो राशि सबसे ऊपर लिखी है वो सबसे छोटी यूनिट है, और जो सबसे नीचे लिखी है वो सबसे बड़ी यूनिट है। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ रहा होगा कि सर हम इससे बड़ी यूनिट भी जानते हैं और इससे छोटी यूनिट भी जानते हैं। हम माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, इस तरीके की दूरी जानते हैं, और यहां हम प्रकाश वर्ष, चंद्रशेखर दूरी, इस तरीके की भी दूरी जानते हैं। तो मेरे भाई, हम साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, और उसके लिए हमें इतने ही यूनिट की जरूरत है, जिसमें हमें सबसे छोटी यूनिट किसे आंकना है और सबसे बड़ी यूनिट किसे आंकना है। दैट्स ऑल। इतनी बात पहले तय कर लो कि जितना आपके सामने लिखा है उन्हीं यूनिट की आपको जरूरत है, और ये जिस क्रम में लिखे हैं उसमें सबसे ऊपर वाली यूनिट सबसे छोटी, सबसे नीचे वाली यूनिट सबसे बड़ी है, इसीलिए मैंने इसको इस क्रम में लिखा। अब दूसरी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि बड़ी छोटी तो समझ में आ गया, कौन बड़ी है कौन छोटी है ये भी समझ में आ गया, कौन किससे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है ये बताइए। तो हम ये बताएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर। बहुत कम हमको नाम सुनने को मिलता है डेसीमीटर, डेकामीटर और हेक्टोमीटर का। तो वास्तविकता भी यही है कि हमें इनका ना के बराबर यूज मिलता है, मगर अगर हम क्रम में रखते हैं तो इनका स्थान जहां लिखा गया है वहां होता है। तो अब रिलेशन समझने की बारी है कि कौन किससे कितना छोटा कितना बड़ा है। मैंने कहा कि सबसे ऊपर वाली यूनिट सबसे छोटी, सबसे नीचे वाली यूनिट सबसे बड़ी होती है। कितनी छोटी कितनी बड़ी? ये अपने ठीक नीचे वाले से 10 गुनी छोटी है, 10 गुनी छोटी है। प्रत्येक अपने नीचे वाले मात्रक से 10 गुना छोटा है, यानी मिलीमीटर सेंटीमीटर से 10 गुना छोटा है, मिलीमीटर सेंटीमीटर से 10 गुना छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। क्या कहा मैंने? कि मिलीमीटर सेंटीमीटर से बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? 10 गुना छोटा होता है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, मैंने यहां 1 लिख दिया था गलती से, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक इसी तरीके से सेंटीमीटर क्या है? डेसीमीटर से 10 गुना छोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। हाँ या ना? अब यहां चेक करिए कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर, देखो 10 को मैं 10 गुने 1 लिख सकता हूं, ठीक है ना? और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, यानी मैं 1 सेंटीमीटर की जगह क्या लिख सकता हूं? 10 मिलीमीटर। तो समझिए कि 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर हुआ। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे भाई हाँ या ना? और यहां से भी देखें तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से 10 गुना और सेंटीमीटर डेसीमीटर से 10 गुना, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर से सीधे 10 गुणे 10 100 गुना छोटा है, और इसलिए 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर आया। इतनी बात आपको समझ में आई? तो अगर हम ये लिख सकते हैं तो ध्यान दीजिए कि क्या मिलीमीटर से मीटर की, मिलीमीटर से आप मीटर की दूरी देखिए, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, यहां से यहां 10, 10 10 10, 3 बार 10 यानी 1000, यानी 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हुआ। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल सर हुआ, ऐसा ही हुआ। हाँ मेरे भाई, ऐसा ही हुआ। चलिए अब आप इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए।
पॉज करिए वीडियो को, इसको अपनी कॉपी पे बना लीजिए। उम्मीद है आपने बना लिया होगा। यहां आइए, अब अपने कॉपी में देखिए जो पैमाना आपने बनाया है उसके हिसाब से अगर मैं 1 मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पूछूं, मीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पूछूं, चेक करिए मीटर से सेंटीमीटर कितना दूर है, 10 10 100 दूर है, 10 गुने 10 100 दूर है, यानी 1 मीटर बराबर क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ। हाँ या ना, हाँ या ना। चेक करिए जो सबसे बड़ी राशि है किलोमीटर, चेक करिए कि किलोमीटर का मीटर से क्या रिलेशन है। देखो मीटर 10 यहां 10 यहां 10 यहां, यानी 10 10 10 1000। ये आपको बात समझ में आई ना, बस इतना ही आपको पकड़ना है, 10 10 10 1000। 1000 का मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब आपके सामने यहां लिखा है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूं तो क्या लिखूंगा, केवल गुने 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की घात 5 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर अथवा 10 की घात 5 सेंटीमीटर। हाँ या ना, बोलो मेरे भाई। क्या ये इंपॉर्टेंट आउटकम है? ये आउटकम प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए, इसलिए बहुत आसानी से बताया है। चीजों को एक दो बार रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये तो हुआ इनका सीधा सीधा परिवर्तन। अब मैं अगर आपसे ये बात पूछना चाहूं कि अगर 1 किलोमीटर बराबर 10 की घात 5 सेंटीमीटर होता है तो 1 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो आपको इसे उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 की घात 5 अथवा 10 की घात -5 अथवा 0.00001, कुछ भी कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/10 की घात 5 किलोमीटर अथवा 10 की घात -5 किलोमीटर अथवा 0.0001 किलोमीटर, ठीक है। 4 टाइम 0 यहां रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? क्या इसी प्रकार से मैं ये पूछने लायक बन गया कि अगर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बेटा, तो क्या 1 मीटर की वैल्यू आप बता सकते हैं? यानी 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर, 1/1000 किलोमीटर अथवा 1/10 की घात 3 किलोमीटर अथवा 10 की घात -3 किलोमीटर अथवा 0.001 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यानी 1 मीटर बराबर इतने आउटकम आ सकते हैं। 1 मीटर में मेरे लाल इतने आउटकम आ सकते हैं। ये सभी किलोमीटर में है, ठीक है बेटा, ये सभी किलोमीटर में, ये सभी किलोमीटर में। ठीक इसी तरीके से अगर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होगा या नहीं? 10 की घात -2 मीटर होगा या नहीं? 0.01 मीटर होगा या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। ठीक इस तरीके से मेरे भाई, जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हुआ है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हुआ है, तो क्या 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर नहीं होना चाहिए? बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1/10 की घात 3 मीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10 की घात -3 मीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10.001 मीटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यानी ये आउटकम भी हो सकता है। इसी तरीके के अन्य आउटकम, जितने आउटकम आप चाहें उतने आउटकम आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जितने आउटकम आप चाहें उतने आउटकम करा सकते हैं। मैंने सीधे और उल्टे दोनों क्रम में चलने पर इनके परिवर्तन बता दिए हैं। मैं आपसे रिकमेंडेशन ये करूंगा कि आप मुख्य रूप से इसको याद रखें, जितने अंडरलाइन हैं उनको आप याद रखें, यहां पर जरूरी है इन सभी को याद रखें। अगर आपको इतना पता है तो आप लेंथ के कन्वर्जन यानी डिस्टेंस और डिस्टेंस के कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होगी। आप कहेंगे सर डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, कन्वर्जन सीखना ही क्यों है?
बेटा आगे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि यहां पर सारी राशियां अपने मात्रक के साथ आती हैं और किसी भी दो राशि का आप गुना भाग जोड़ घटाना तब कर पाएंगे जब उनके मात्रक भी एक जैसे हों। वहां पर कई बार हमको जरूरत पड़ती है चीजों के मात्रक को एक जैसे करने के लिए, तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। हमने डिस्टेंस को प्रॉपर पढ़ लिया, आप एक बार इसको रिवाइज करके देख लेंगे, बातें समझ में आ जाएंगे। दूसरी बात जो हमें आपसे करनी है वो किस पे करनी है? दूसरी बात हमको करनी है आपसे, दूसरी बात हमको आपसे करनी है दूसरे यूनिट पर। दूसरा यूनिट क्या है मेरे भाई? दूसरा यूनिट क्या है मेरे लाल? बोलिए, दूसरा यूनिट क्या है? टाइम है। बहुत अच्छे, दूसरा यूनिट क्या है? टाइम है। बेटा टाइम क्या होता है? टाइम का मतलब समय होता है। अब देखो अक्सर हम समय को क्या बताते हैं? कितना बजा। मगर इस लेसन में जो समय है वह समय जैसे पूछा जाएगा किसी यात्रा के दौरान लगा समय, किसी को पार करने में लगा समय, कहीं आने जाने में लगा समय, तो वो समय हम हमेशा किसमें नापते हैं? कुछ घंटे में नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, सेकंड में भी नापते हैं, अथवा घंटे मिनट साथ में लेकर नापते हैं। जैसे कहते हैं 5 घंटा 15 मिनट, ऐसे भी बोल सकते हैं। 3 घंटा 12 सेकंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। 5 मिनट 7 सेकंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम समय को इस तरीके से नापते हैं और हम कभी भी किसी समय का जो गुना भाग करना पड़ेगा हमें, वो तभी कर पाएंगे जब ये पूरा समय किसी एक यूनिट में रहे, या तो मिनट में बदल जाए या तो घंटे में बदल जाए। आप ऐसे 5 घंटा 15 मिनट को अगर कभी भी 5.15 लिख दिए तो आपका बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत। मिनट को दशमलव में ऐसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि 15 मिनट 1 घंटे का चौथाई हिस्सा है और चौथाई हिस्से को हमेशा क्या लिखते हैं? 25, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। वो धीरे धीरे आपको बातें समझ में आने लगेंगी। अभी मुझे केवल इतना बताना है कि समय किसी एक यूनिट में रहेगा, उसके बाद ही आप उसका घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। इसलिए जरूरी क्या है? इसलिए जरूरी यह है कि समय का यूनिट हमें पता हो ठीक से। ठीक है, आ जाओ पता कर लेते हैं। चलो पता करते हैं। आपको पता है कि समय का जो बड़ा से बड़ा यूनिट हमारे लिए है वो है घंटा, और आपको पता है कि एक घंटा क्या होता है मेरे लाल? एक घंटा क्या होता है? एक घंटा 60 मिनट के बराबर होता है। इस तरीके से 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होता है। हाँ या ना? आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, इस तरीके से 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा होगा। अब इसी आधार पर जैसे मैंने अभी 15 मिनट की वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 15 मिनट को अगर मुझे घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 15 गुणे 1/60 यानी 1/4 घंटा। 1/4 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 0.25 घंटा। बात समझ में आई? अगर मुझसे कोई पूछे कि भैया 12 मिनट, मुझसे कोई पूछे भैया 12 मिनट में कितना घंटा होगा, तो जितना मिनट पूछे मेरे भाई उसका 1/60 में गुणा कर दो। 1/5 घंटा कितना होगा? 1/5 घंटा या 0.20 घंटा। बोलो हाँ या ना? बोलो मेरे भाई, हाँ अथवा ना। आप हाँ में अपना आंसर करेंगे, मुझे पता है आप हाँ में अपना आंसर करेंगे। आप अच्छे बालकों की श्रेणी में आते हैं और अच्छे बालक जो होते हैं वो हाँ में अपना आंसर करते हैं। ठीक है, आपको भी हाँ में आंसर करना है। बिल्कुल मेरे लाल, आपको हाँ में आंसर करना है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मिनट से हम घंटे का आउटकम ले सकते हैं। बोलो, मिनट से किस तरीके से हम घंटे का आउटकम ले सकते हैं, आपको पता हो गया मेरे भाई? बोलिए, क्या आपको ये बात पता हो गई?
आप कहेंगे सर पता हो गई। अगर आपको ये बात पता है तो क्या इसी तरीके से आपको ये भी पता है कि 1 मिनट भी 60 सेकंड के बराबर होता है? आप कहेंगे सर ये भी मुझको पता है। अगर 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, इसका मतलब है कि 1 सेकंड 1/60 मिनट के बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास 30 सेकंड है, मेरे पास 30 सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, तो आपको क्या करना है? 30 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 का गुणा कर देना है। आप क्या कहेंगे? 1/2 मिनट अथवा 0.5 मिनट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और अगर इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है तो क्या अब हम ये कहने लायक हो गए हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इस तरीके से 1 सेकंड में 1/3600 घंटा भी होगा। अब यहाँ दो बातें सीखने लायक हैं। जैसे मैंने कहा कहीं कि मुझे टाइम कहीं लग रहा है 2 घंटे का, मुझे 2 घंटे का कहीं टाइम लग रहा है। इसका मतलब मुझे कितना टाइम लग रहा है? 2 × 3600 यानी 7200 सेकंड का टाइम लग रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर मुझे किसी काम में 2 घंटे का टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि 7200 सेकंड का काम लग रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप कहेंगे सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर मैं सही कह रहा हूं मेरे भाई, अगर मैं सही कह रहा हूं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? आपको कमेंट करना है हाँ में। आप कहेंगे सर आप बहुत सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर आप सही कह रहे हैं। बोलो, क्या आप इत्तेफाक रखते हो मैं क्या कह रहा हूं? बोलो तो ना जरा। चलिए, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे किसी काम को करने में 1800 सेकंड का समय लगा, मुझे किसी काम को करने में 1800 सेकंड का समय लगा, इसका मतलब मेरे लाल कि मुझको आधे घंटे का समय लगा। हाँ या ना? यानी मैं अगर कहूं कि मुझे किसी काम को करने में 5400 सेकंड का समय लगा, कितना समय लगा? 5400 सेकंड का समय लगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 3/2 घंटे का समय लगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो बस इनके इस बेसिक कन्वर्जन को आप जानते रहिए कि 1 मिनट में कितना सेकंड तो 1 सेकंड में कितना मिनट, 1 घंटे में कितना सेकंड तो 1 सेकंड में कितना घंटा, 1 घंटे में कितना मिनट तो 1 मिनट में कितना घंटा। और जब जरूरत पड़े आप इनका कन्वर्जन कर लें अच्छे से। ठीक है, बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल सी चीज़ें याद रहेंगी, इतना बहुत होगा। आगे एक्टिविटी तो मैं इस पर बहुत करवा सकता हूँ, मगर उसकी ज़रूरत नहीं मुझे जान पड़ती। जितना आपको अभी यहाँ पर बता दिया, अगर आप इतनी चीज़ों को ठीक से याद रखते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलने की अब कृपा करेंगे। अब आगे चलेंगे तो हमारा तीसरा यूनिट बचता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पीड। अब हमको स्पीड के बारे में जानना होगा। आपको ये चाल जो है, ये चाल है ना, चाल, गति, इसे गति भी बोलते हैं ना, वेग नहीं बोलेंगे मगर गति बोलेंगे। ठीक है, गति। अब इसका यूनिट जो है ना, वो या तो आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगा अथवा मीटर पर सेकंड में मिलेगा। बेसिकली इन्हीं दो में मिलेगा, मिल तो किसी में भी सकता है, बेसिकली इन्हीं दो में मिलेगा। और आपको या तो किलोमीटर पर घंटे में बात करनी होगी या मीटर पर सेकंड में बात करनी होगी, यानी दोनों में से एक ही तरीके से आपको बात करनी होगी। ओके, अगर आपको एक ही तरीके से बात करनी है तो आपको इन्हीं दोनों का रिलेशन जान लेना है। आपको जान लेना है कि अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है और मैं चाहता हूं उसका आउटकम मीटर पर सेकंड में, मैं उसका आउटकम किस में चाहता हूं? मीटर पर सेकंड में चाहता हूं। तो अगर मैं पूछना चाहूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में कितना मीटर पर सेकंड बनता है, तो आप ध्यान दीजिए,
मुझे इसका मतलब क्या है कि मुझे किलोमीटर को मीटर में बदलना है, और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बेटा, 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे को मुझे सेकंड में बदलना है, तो सेकंड, 1 घंटे का कितना सेकंड होता है, आप कहोगे सर 3600 सेकंड होता है। यानी मैंने 1 किलोमीटर को अगर मीटर पर सेकंड में केवल बदलने की कोशिश की तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1000/3600 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1000/3600 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5/18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल हाँ। अगर आप हाँ कहोगे तो मेरे भाई क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा में कितने मीटर पर सेकंड होंगे? तो आप कहोगे सर किलोमीटर प्रति घंटे को केवल अगर मीटर पर सेकंड करके लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड। भाई मुझे 54 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलना था तो मैंने बदलना चालू किया। मैंने 54 को 54 गुणे 1 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा। ठीक है, अभी सब करने की जरूरत नहीं होती, समझने की बात है। और 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम 5/18 मीटर पर सेकंड पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो मैंने 54 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड लिख दिया। अब 18 दूना 36, 18 तिरिक 54, 5 का 3 में गुना क्या हो जाएगा मेरे लाल, 15। 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, दैट्स ऑल। 15 मीटर प्रति सेकंड, दैट्स ऑल। मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी मीटर पर सेकंड में क्या देगी? तो बस आपको सिंपली क्या करना है, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है और आउटकम आपका मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। बोलो हाँ या ना। 30 मीटर प्रति सेकंड। इनमें कुछ वैल्यू होती हैं, जैसे मैंने 54 108 करके दिखाया, 36 72 90 126, ये कुछ और वैल्यू हैं जिनको आपको मुजवानी याद रखना चाहिए। ठीक है, इनको आप याद रखिए कि इनका, जैसे ये किलोमीटर प्रति घंटा, इनमें से किसी के भी साथ किलोमीटर प्रति घंटा लगे तो उसका मीटर पर सेकंड में आउटकम क्या आता है। इनको याद रखेंगे तो आप देखेंगे कि मोस्टली सवाल इन्हीं से आते हैं, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको याद रहेगा कि भैया 54 दिया है यानी 15 होगा, 108 दिया है यानी 30 होगा, 36 दिया है यानी 10 होगा, 72 दिया है यानी 20 होगा, 90 दिया है यानी 25 होगा, 126 दिया है यानी 35 होगा। बस आपको याद रहेगा। तो ये बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसलिए बता दिया जाता है कि कभी कोई डिफरेंट सा वर्ड आ जाए तो आप उसको टैकल कर लें। और बस अगर आप इतनी 3 चीजें जानते हैं कि डिस्टेंस का कैसे कन्वर्जन होता है, समय का कैसे कन्वर्जन होता है, स्पीड का कैसे कन्वर्जन होता है, किसका किस में कन्वर्जन होता है, तो सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। क्योंकि अभी आपने किलोमीटर पर सेकंड को बदला, अगर ठीक इसी तरीके से बेटा मैं मीटर पर सेकंड में दी गई किसी चीज को, मीटर पर सेकंड में दी गई किसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहूं, तो अगर मैं मीटर पर सेकंड में दी गई किसी चीज को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना चाहूं, तो आप ध्यान दो, अगर मैं मीटर को किलोमीटर में बदलना चाहता हूं तो मैं 1/1000 किलोमीटर लिखूंगा, और मैं सेकंड को घंटे में बदलना चाहूं तो मैं 1/3600 घंटा लिखूंगा। आप कहोगे सर आप ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो यानी अगर 1 मीटर पर सेकंड को मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना पड़ा तो मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये 3600 ऊपर जाएगा और ये 1000 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 3600/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आया 18, ये आया 5, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होगी। और ये भी आप ध्यान दे रहे हैं कि जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो उसका जो क्वांटिटिव वैल्यू है, जैसे ये 54 था 15 हो गया, जो क्वांटिटिव वैल्यू है वो घटती है। मैं प्रश्न इस पे बना सकता हूं कि x किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने पर ये y मीटर पर सेकंड आया, तो बताओ कौन सा कथन सत्य है, x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y, x इज इक्वल टू y।
तो आपको उस समय बताना पड़ेगा कि जो क्वांटिटी x है वो बड़ी होगी, जो क्वांटिटी y है वो छोटी होगी। ठीक है, वैसे वैल्यू दोनों की बराबर है, वैल्यू दोनों की बराबर है। चूंकि एसएससी किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ लेता है, इन चीज़ों पर भी हम जब सीखते रहे तो इन चीज़ों पर ध्यान देते रहे कि आउटकम क्या आता है, कैसा आता है। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे आपने मीटर पर सेकंड में जब चीज़ों को किलोमीटर प्रति घंटे में बदला तो वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया किसी चीज़ की चाल 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, आप इसे क्या करिए किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो आप क्या करेंगे 5 गुने 18/5 यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीज 5 मीटर पर सेकंड चल रही है उसकी वैल्यू क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जो चीज 5 मीटर पर सेकंड चल रही है उसका वैल्यू क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से बाकी के कन्वर्जन भी आप कर लेंगे। आपसे कोई भी पूछ ले कि भैया ये बताइए कि 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 40 गुणे 18/5, 5 अट्ठे 40 और 18 अट्ठे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना, हाँ या ना। तो इस तरीके के अप्रोच आप बना लेंगे मेरे प्यारे भाई, इस तरीके की आप अप्रोच बना लेंगे। इन तीनों चीजों को अगर जरूरत पड़े तो 1-2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए, 1-2 बार 3 बार रिवाइज करके देखिए, मगर इन तीनों पर आप अपने अप्रोच बनाकर रखिए। आप समझिए कि आपको 3 यूनिट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको टाइम डिस्टेंस के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, उसके यूनिट पता होने चाहिए, उनके कन्वर्जन पता होने चाहिए और ये ओरली आपको याद होने चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपके टाइम के बारे में सारा कुछ जानकारी होना चाहिए और ओरली इनका आउटकम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से आपको स्पीड के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए और स्पीड को भी आप क्या करेंगे मेरे भाई, उसके सारे कन्वर्जन आपको याद रहने चाहिए। बोलिए क्या इतनी चीजों में आपको कहीं कोई समस्या हो रही है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं ठीक से? यानी आपकी आज्ञा हो तो हम आगे चलें? अगर आज्ञा हो तो हम आगे चलें, आज्ञा हो तो हम आगे चलें मेरे भाई। अब देखिए, आपको पता है कि जो स्पीड होता है, फार्मूला उसका क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी गति बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दरअसल ये आप ध्यान दें तो ये एक फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, तो आप कहेंगे सर 3 वेरिएबल हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। 3 वेरिएबल हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है। अगर मैं केवल स्पीड टाइम की बात करूं तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। अगर मैं केवल स्पीड और टाइम के रिलेशन की बात करूं तो ये केवल ऐसे दिख रहा है। अगर मैं स्पीड और डिस्टेंस के रिलेशन की बात करूं तो ये ऐसे दिख रहा है। और अगर मैं चाहूं तो डिस्टेंस और टाइम में भी ये रिलेशन बना सकता हूं। मगर आप ध्यान देते हैं कि स्पीड और टाइम का साफ साफ रिलेशन कब दिखता है, जब यहां कौन गायब है, डिस्टेंस गायब है। गायब तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, नियत हो सकता है। ठीक है, आप याद रखें, क्या याद रखना है आपको, बताता हूं मैं। इफ ये जो आपने यहां पर लिखा है ये कब है, जब डिस्टेंस क्या हो, जब डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो। ये आप कब लिख सकते हैं, जब टाइम क्या हो, फिक्स हो। ये आप कब लिख सकते हैं, जब स्पीड क्या हो। अब आप कहेंगे सर टाइम डिस्टेंस स्पीड का फिक्स होना क्या है, तो आप सवालों में जब चलेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीजें मैं समझाऊंगा। अभी मोटी मोटा ये बात जान लीजिए। जैसे 2 स्टेशन है ए और बी, 2 व्यक्ति ए से चलते हैं और बी आते हैं। 2 व्यक्ति ए से चलते हैं और बी आते हैं। अगर 2 व्यक्ति ए से चलकर बी आते हैं तो दोनों ने दूरी कैसी तय की, बराबर, हाँ या ना। ऐसी स्थिति में हम दूरी को फिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, दूरी फिक्स है।
और अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड और टाइम में यही रिलेशन होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने वहां डिस्टेंस के लिए बताया, टाइम भी फिक्स हो सकता है, और टाइम फिक्स हुआ तो स्पीड और डिस्टेंस में ये रिलेशन होगा। ठीक इसी तरीके से स्पीड फिक्स हुआ तो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन होगा। जैसे मैं कह दूं कि दो व्यक्ति एक समान चाल से जाते हैं, दो व्यक्ति एक समान चाल से जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो जब दो व्यक्ति एक समान चाल से जाएंगे तो वहीं समय स्पीड क्या हो गई, फिक्स हो गई, तब डिस्टेंस क्या होगा, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। अब इनका प्रॉपर यूज कैसे करते हैं हम सवालों में देखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं सवाल पे चलते हैं। इनके इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से जानते रहेंगे और इनके इस रिलेशन को जानते रहेंगे। बहुत बेसिक प्रश्न पहले हम करेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का। ठीक है मेरे लाल, आज्ञा है आगे चलने की? चलिए आगे देख लेते हैं आज का पहला सवाल। दो वस्तुओं की गति का अनुपात 7:11 है। यदि वे एक निश्चित दूरी तय करती हैं तो उनको द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करिए। क्या कहा उसने? निश्चित दूरी, दो वस्तुएं निश्चित दूरी चलती हैं, इसका मतलब d1 और d2 क्या हो गया, बराबर हो गया। और अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर d1 d2 बराबर हुआ तो टाइम और स्पीड में ये रिलेशन होता है कि समय स्पीड के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रम अनुपात में होता है। इसका अर्थ क्या है समझिए कि अगर किसी ने आपसे समय का अनुपात दे दिया, किसी ने कह दिया भैया S1 अनुपाते S2 बराबर 7:11 है, किसी ने क्या कह दिया कि S1 अनुपाते S2 बराबर 7:11 है, तो बिना कहे आपको जानना है कि T1 अनुपाते T2 11:7 होगा। ये 7:11 है, इसी को उल्टा कर देंगे तो 11:7 हो जाएगा। हाँ या ना? क्या ये सवाल चुटकियों में खत्म हो गया? तो जब आप टॉपिक का तरीका जानते रहते हैं मेरे भाई, तो चीजें ऐसे ही आराम से सॉल्व हो जाती हैं। ओके ओके, आपको ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी बातें थी, अभी हम थोड़ा सा और इस पे प्रश्न करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स था इसलिए स्पीड के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टाइम होता है। स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो ये होगा। बस इतनी सी बात आपको समझनी, बस इतनी सी बात आपको समझनी है मेरे भाई। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं समझनी, बस इतनी सी बात समझनी है। आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दो चलती वस्तुएं समान गति से दो दूरी 8:17 के अनुपात में तय करती हैं, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करिए। दो वस्तुएं समान गति से, अभी क्या बताया बेटा मैंने, गति भी समान हो सकती है। तो दो वस्तुएं एक जैसी चाल चल रही हैं, तब डिस्टेंस का टाइम से क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसा जैसा रिलेशन डिस्टेंस का डिस्टेंस में है, वैसा ही रिलेशन टाइम का टाइम से होगा। तो दो दूरियों का अनुपात क्या है, d1 और d2 का अनुपात क्या है मेरे लाल, 8:17। तो T1 और T2 का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात पूछा है, वही होगा जो D1 और D2 का हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। उल्टा थे जब, जिसके उल्टे प्रोपोर्शनल थे तो उल्टा कर दिया था, और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो वही अनुपात यहां लिख देंगे। दैट्स ऑल, सवाल खत्म। दैट्स ऑल, सवाल खत्म। बोलो हाँ या ना? इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं। इन सवालों को एक बार जब मैं दिया करूंगा आपके सामने, तुरंत वीडियो पॉज करके एक बार देखा करो अपने से लगाकर, तब आपको समझ में आएगा कि इनका महत्व क्या है और कितना जल्दी हम इन सवालों को आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट से आ जाइए। दो गतिमान वस्तुएं एक निश्चित समय के लिए 4:5 के अनुपात में चलती हैं, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वस्तुएं एक निश्चित समय में, इस बार क्या हो गया मेरे लाल, इस बार टाइम निश्चित हो गया। ठीक है, इस बार टाइम निश्चित हो गया, और जब टाइम निश्चित हो जाएगा तो स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों सवाल। अगर टाइम इक्वल हो जाएगा तो स्पीड डिस्टेंस के क्या हो जाएगा, इक्वल प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो निश्चित समय के लिए दो गतिमान वस्तुएं एक निश्चित समय के लिए इतने के अनुपात में चलती हैं, यानी ये S1 और S2 का अनुपात है 4:5। S1 और S2 का अनुपात क्या है, 4:5। आपको क्या पूछा है, दूरी का अनुपात। D1 और D2 का अनुपात आपसे पूछ रहा है। काहे काला नहीं हो रहा है जी? D1 और D2 का अनुपात पूछा है, तो मैंने क्या कहा, स्पीड डिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अगर S1 S2 का ये अनुपात है तो D1 D2 का अनुपात क्या होगा मेरे लाल, वही होगा जो S1 S2 का है। बोलो खत्म सवाल। क्या ये तीनों सवाल शानदार तरीके से आपके खत्म हुए?
इन तीनों सवालों में आपको कहीं दिक्कत हुई? नहीं हुई। यही चीज मैं वहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था और ऐसे सवाल भी आपको मोस्टली मिल जाएंगे। अगले सवाल पर आइए। एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने कार्यालय जाता है और 20 किलोमीटर घंटे की गति से वापस लौटता है। अगर वह कुल 18 मिनट का समय लेता है तो दूरी ज्ञात कीजिए। उसी कॉन्सेप्ट पर अच्छा सवाल पूछा है। आराम से आप 1 मिनट इसको पॉज करके आराम से पहले देख लीजिए। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। एक व्यक्ति कहां जाता है? अपने घर से कहां जाता है? अपने ऑफिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों बार वो घर से ऑफिस जा रहा है तो डिस्टेंस इक्वल है। और बेटा डिस्टेंस इक्वल है तो समय क्या होगा? टाइम के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल। समय क्या होगा? टाइम के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल। और ऐसा है तो फटाफट से आ जाइए। वह 25 किलोमीटर की गति से जाता है अथवा 20 किलोमीटर की गति से जाता है, यानी उसके गति 1 और गति 2 में अनुपात क्या है? 5:4 का। उसके गति 1 और गति 2 में अनुपात कितना है बेटा? 5:4 का अनुपात है। 25 और 20 का अनुपात क्या निकलेगा? 5:4 का अनुपात निकलेगा। तो उसके टाइम का अनुपात क्या होगा? अगर मैं T1 T2 का अनुपात निकालने जाऊं तो आपको पता है उल्टा कर देना पड़ता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। उसने कहा कि वह कुल 18 मिनट लेता है। यह समय का अनुपात है। अनुपात लेसन आपने पढ़ा होगा हमसे। यह समय का अनुपात है और अगर इन दोनों को जोड़ दें बेटा तो यही टोटल टाइम हो जाता है। हमने अज्यूम किया है रेशियो है, तो रेशियो को जो टोटल टाइम आ रहा है वो एक्चुअल टोटल टाइम के बराबर होगा। तो रेशियो में जो 9 है वो एक्चुअल में 18 है। तो रेशियो में जो 1 है उसका मतलब 2 हुआ। 9 × 9 2 दूनी 18। रेशियो में जो 1 है उसका मतलब 2 हुआ। यानी रेशियो में जो 4 है उसका मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। रेशियो में जो 4 है उसका मतलब क्या हुआ? 8 हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति 25 के स्पीड से 8 मिनट चलता है, 8 मिनट का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया था 8 × 1/60, यानी 4 से काटें तो 2/15। आप कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल सर यही समय हुआ। तो इतना घंटा। 8 मिनट बराबर बेटा 8 मिनट बराबर क्या होगा? 8 मिनट बराबर 2/15 घंटा। तो कोई व्यक्ति 25 के स्पीड से 2/15 घंटा चले तो स्पीड गुणे टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10/3 किलोमीटर। तो उसके घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है मेरे लाल? 10/3 किलोमीटर। बोलो हाँ या ना। क्या यह बात आपको समझ में आई है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से ये बात आपको समझ में आई है मेरे भाई? आप कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। इतने अच्छे से समझ में आ गई। अब हम आज्ञा दे रहे हैं आगे चलने की। बोलिए, क्या मुझे आगे चलने की आज्ञा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। बोलिए भाई। चलिए, आप कहेंगे सर बिल्कुल आज्ञा है, तो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है। एक छात्र 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बस द्वारा अपने स्कूल की यात्रा करता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस चलता हुआ आता है। पूरी यात्रा में 1 घंटे का समय लेता है। बेटा अब आदमी जो बच्चा है वो घर से कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। और स्कूल से घर आ रहा है। स्कूल से घर और घर से स्कूल, तो डिस्टेंस तो बराबर होगा। और डिस्टेंस बराबर होगा तो स्पीड क्या होगा? टाइम के रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल। और ये जान लीजिए कि मैं जितना प्रश्न कराता हूं सब प्रीवियस ईयर होता है, तो इसलिए आप प्रश्न को बिल्कुल तल्लीनता से समझने की कोशिश भी किया करिए। ठीक है, आ जाइए फटाफट से आ जाइए। आपको मैं बातें समझा देता हूं। ठीक है, आइए यहां समझिए। वह 25 की गति से जाता है और 5 की गति से आता है। इसका मतलब उसके जाने और आने की गति का अनुपात क्या है? 5:1 है। उसके जाने और आने की गति का अनुपात क्या है बेटा? 5:1 है। तो उसके टाइम का अनुपात क्या होगा? टाइम का अनुपात क्या होगा मेरे लाल? आप कहोगे सर इसी का उल्टा कर देंगे, 1 और 5 का अनुपात होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल इतनी बात हमको समझ में आ गई कि अगर हमको स्पीड का रेशियो दिया है तो हम टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। ये बात बन गई। ठीक है, अब देखो
उसको कुल दूरी जाने में 1 घंटे का समय लगता है। तो टोटल टाइम क्या आ रहा है मेरे भाई? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मतलब 1 घंटा। तो 1 यूनिट का बराबर 1/6 घंटा। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1/6 घंटा। ठीक है। अब कोई व्यक्ति 25 के स्पीड से, देखो इसी का 1 यूनिट वैल्यू है, अब कोई व्यक्ति 25 के स्पीड से 1/6 घंटा जाएगा, इसका मतलब घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 25/6 किलोमीटर। भाई स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, दैट्स ऑल, एंड क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है मेरे लाल, ठीक है मेरे भाई। तो ये पहले वार्म अप का लेसन हमारा आप जानते हैं होता है, जिसमें हमने टर्मिनोलॉजी समझी, हमने फॉर्मूला समझा, हमने थोड़े से क्वेश्चन करके जो चीजें हमने यहां समझी थी उन्हें कंसोलिडेट करने का क्वेश्चन किया, कोशिश की। अब आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे, चीजों को रिवाइज करके देखेंगे और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।